पर कोस्ट गार्ड भी पूरी तरीके से सजा गया। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक फायरिंग एक्सरसाइज चल रही है इंडियन नेवी की अरेबियन सी में। दूसरी ओर पाकिस्तान की नौसेना भी उतरी हुई है अपने पानी में। दोनों नौसेनाओं के बीच में केवल 85 नॉटिकल मील का अंतर है। जनरल साहब, बिल्कुल बहुत नजदीक ही है, बहुत ही नजदीक है। और ये एक ही दिन का अंतर भी है, एक्सरसाइज में एक ही दिन का अंतर है दोनों का। लेकिन जरूर जो पाकिस्तान की नेवी है वो घबराई हुई है, डरी हुई है। और जिस प्रकार से कोस्ट गार्ड और बाकी पूरे नेवल एक्सरसाइज चल रहे हैं तो उसको देखते हुए कोई शक नहीं। आप जब मुझे बता रहे थे वो डीजी आईएसआई के बारे में मैं बता सकता हूँ वो क्यों लाया गया, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो डीजी आईएसआई है इसने तख्ता पलट किया बांग्लादेश में मुनीर के कहने के ऊपर, इसलिए उसको वहाँ पे लाया गया जिससे कि कम से कम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनेगा पाकिस्तान का, तो उसको खबर रहती रहेगी क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोग बात करते हैं, मुझे अच्छा लगा जब आपने आना कहा, चार आना, मैंने बहुत सालों से बचपन से नहीं सुना था। जब वो मैं उधर रहता था तो वो कहते थे एक आने का चनाचूर गरम। मैं क्लिफ्टन में रहता था तो एक आने का चनाचूर गरम खाता था। और तीसरी बात जो आप कह रहे थे, अगर आपको याद हो 71 की लड़ाई में ऑल इंडिया रेडियो से एक प्रोग्राम निकलता था, ये रेडियो झूठिस्तान है। वो उस वक्त रेडियो झूठिस्तान करके होता था और इसी बात की झूठ बोलते रहते थे। 71 की लड़ाई में भी और उसके बाद भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, भारत से जंग की आशंका के बीच पाकिस्तान की फौज में दहशत है। पाकिस्तान के कई सैनिकों के इस्तीफे की खबर है। इसलिए अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने अब वॉर एक्सरसाइज शुरू की है। ये युद्ध अभ्यास सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल समेत कई जगहों पर चल रहा है और इसमें पाकिस्तान की सेना लाइव फायर ड्रिल कर रही है। सर, इनके गोले ऐसे ही खत्म हो जाएंगे? भाई असली बात है, जो गोले अब पूरे खत्म होने की कगार पहुंच गए। कुछ तो इन्होंने यूक्रेन भेज दिए, पैसे की कमी, यूक्रेन को बेच दिए। हाँ, बीच चले गए थे सारे रिजर्व, इनके पास कोई रिजर्व नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना कि हॉलोड आउट मिलिट्री है। गोले भेज दिए यूक्रेन में, थोड़े बहुत जो बचे हैं वो इसमें भी कर देंगे। ये गुहार जो आप लग रही है सौरभ, समझिए, जो गुहार लग रही है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को, अमेरिका को, यूके को, फ्रांस को, सबको दौड़ा के बोल रहे हैं कि भाई इनको बोलो कि हम पे हमला न करें। इससे क्या फायदा होता है? अगर ये नहीं करना था तो आतंकवादी हमला क्यों किया? वो बड़ी बात है, वहां से क्यों किया? अब इनको ये विश्वास नहीं था कि पानी बंद हो जाएगा। मोदी के लीडरशिप में एक चीज तो हुई है जिसकी सराहना करनी पड़ेगी। ये जो IW ट्रीटी को सस्पेंड किया है, इससे बड़ी चोट हो नहीं सकती, क्योंकि पानी गया और FATF और समझ गया ये आतंकवाद है। अगर उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो लोन जो मिलता है वो खत्म हो जाएगा। तो पैसा भी गया, पानी भी गया, पैसा भी गया। और जो बचे कुछ हथियार थे वो ये दिखाने में कि हम अभी सजग हैं, सचेत हैं और बहुत आगे हैं, उसमें खर्च हो जाएंगे। तो लड़ोगे क्या? सवाल यही वजह है शायद जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, अब इनके बड़े भाई पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, वो भी कूद पड़े हैं। कमान संभालनी पड़ी है। देखिए, पाकिस्तान में नेता दो ही हैं, लीडर जिसको आप कहते हैं, एक नवाज शरीफ, पहले बेनजीर भुट्टो भी थी, अब वो रही नहीं दुनिया में, और दूसरे इमरान खान जो सबसे पॉपुलर लीडर है, उनको जेल में डाला हुआ है। शहबाज शरीफ से देश संभल नहीं रहा, इसीलिए अब नवाज शरीफ को आने पड़ा है अपने छोटे भाई की मदद के लिए। और वो फोन पे फोन घुमा रहे हैं। उनको कतर से बड़ी उम्मीद है। कतर का अमीर दुनिया में थोड़ा रसूख रखता है, तो उसको फोन मिला है नवाज शरीफ ने कि भाई साहब आप किसी तरह भारत को समझा दो। समझे क्या? हम क्या समझे? हम तो उनको समझाना चाहते हैं कि आतंकवाद बंद करो। अगर किसी को समझाने की जरूरत है तो पाकिस्तान को समझाने की जरूरत है, उन्हें उनके मिलिट्री डिस्पेंसेशन को समझाने की जरूरत है। अगर वो ये लिख के दें, वो ये करके दें और झुक के दें कि अब हम नहीं करेंगे, डिसमेंटल करें, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। आप देख रहे हैं ये आज निकल रहा है ना, आपने अभी दिखाया अपने हाफिज सईद का, पूरी उसकी वो निकल रही है। तो अभी भी आप खड़े हैं आतंकवादियों के साथ, अभी भी आप मानने को तैयार नहीं है, तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और जो कि पता है इस बार कुछ न कुछ होगा। सौरभ, इसी की चिंता लगी हुई है। अच्छा, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार है आलिया शाह, इन्होंने पाकिस्तान की हरकतों पर एक बड़ा खुलासा किया। आलिया शाह ने कहा कि भारत के देशभक्ति गानों पर पाकिस्तान में जंग की तैयारी हो रही है। गाने भी हमारे दुश्मन के गाने सुनकर पाकिस्तान की फौज खुद को मोटिवेट कर रही है। इससे बड़ा मजाक हो सकता है क्या? भारत का असर है ये, भारत की ताकत है और दमखम है। भारत के हर क्षेत्र में डेवलपमेंट को देखते हुए अब तो उन्हें अपने गाने भी नहीं सूझ रहे।
एटम बम चोरी का, हथियार उधार के, और अब आप देख रहे हैं गाने भी हिंदुस्तानी। अरे कुछ तो शर्म करते हैं सर, इससे ज्यादा चोरी की इंतहा क्या हो सकती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए 1962 का अगर आपको युद्ध याद हो, ए मेरे वतन के लोगों, उस गाने ने जो मोटिवेट किया था पूरे देश को, और उस गाने को सुनते ही लोगों की आंखों में पानी आ जाता था, और उस गाने की वजह से आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कोई भी गाना हमारा देश बनाता है, और पाकिस्तान की फौज तो भाग रही है, वो तो रिजाइन करके भाग रही है, और जो उनके जनरल है वो बंकस के अंदर छुप रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको मोटिवेट करने के लिए पंजाबी गाने, हिंदुस्तानी गाने, बहुत सारे गाने देने पड़ेंगे, ताकि वो सुन सुन के कम से कम इतनी उम्मीद रखें। नहीं, फौज भी उधार की। अच्छा, एक सीरियस खबर है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में आपने देखा होगा कि किराए के मर्सनरीज, किराए की फौज, उसका इस्तेमाल हुआ। रशिया ने भी किया, यूक्रेन ने भी किया। एक तो किराए का एक ऐसा एक फौजी था, उसने, उसके पास बहुत सारी प्राइवेट मिलिशिया थी, उसने पुतिन को धमकी दे दी थी, और वो पुतिन के महल की तरफ चल पड़ा था। उस वक्त तो उसको रोक दिया गया। एक हफ्ते के बाद उसका जहाज क्रैश कर गया था, आपको याद होगा। ये देखिए, ऐसा ही एक ग्रुप है पीएमसी, आप गूगल मिलिट्री, ये पीएमसी के जो चीफ है, इनके जो लोग हैं, ये इस्लामाबाद में देखे गए। मतलब पाकिस्तान की फौज को अब अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा, किराए के सैनिक ले रहे हैं। देखिए, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को कब इस्तेमाल किया जाता है? तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपकी फौज में, सेना में सोल्जर्स की कमी हो, और उनको आप बॉर्डर में भेज देते हैं, तो आप रियर एरिया सिक्योरिटी, यानी कि उन टारगेट सिस्टम्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टारगेट है, जैसे न्यूक्लियर टारगेट सिस्टम्स हो गए, उनकी सिक्योरिटी के लिए आप प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला लेते हैं। पर ये क्लियरली दर्शाता, हम क्यों नहीं बुलाते, भारत क्यों नहीं बुलाता? क्योंकि हमारी आर्मी और हमारी सेना इतनी सशक्त है कि हमारी रियर एरिया सिक्योरिटी हमारी सेना की जगह हमारी पैरामिलिट्री भी करती है, हमारे जो दूसरे एरियाज है, सीआरपीएफ वगैरह, वो भी करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने अपने देश की सिक्योरिटी ऑन हायर कर दी है। ये बड़ा अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, सिक्योरिटी ऑन हायर। देखो, एक सच्चाई है कि भारत की जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लेड आउट है। हमारी जो लड़ने वाली फौज है, हमारे पास 12 लाख के करीब है, हमारे रिजर्विस्ट हैं, और भारतवासियों को बताना चाहेंगे एक टेरिटोरियल आर्मी जिसका मैं हेड था 2.5 साल, उसकी करीब 1.5 लाख के करीब उसकी स्ट्रेंथ है, और उसकी 60 बटालियन तो यही हैं जो कि आपके एयरफील्ड पूरे को प्रोटेक्ट करेगी, आपके जितने भी एसेट्स हैं, ऑर्डिनेंस डिपो वगैरह, उनको लड़ाई के दौरान में करेगी। उसके बाद आपके पास इतने रिजर्विस्ट हैं कि आप 3 बार कर सकते हो पाकिस्तान की फौज से। तो ये सच्चाई है, भारत की जो फौज है वो बहुत आगे निकल चुकी है। भारत की फौज का बहरहाल बहुत आई है, भारत की फौज का वेपन इक्विपमेंट बिल्कुल ठीक है, और भारत की फौज एक बैटल हार्डेंड है। और पाकिस्तान को अब ये डर लग रहा है अब भारत ने हमला कर दिया, तो उनकी हालात ये है कि डर क्या है आज की तारीख में। पाकिस्तान के ये यूट्यूबर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 4 टुकड़े होंगे, क्योंकि सिविल वार जैसी सिचुएशन है, जिस प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, जहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में और बीएलए जो है बलूचिस्तान में, ऊपर से अगर भारत ने हमला कर दिया तो मुझे लगता है कि एक प्रकार पाकिस्तान के 4 हिस्से होकर रहेंगे। जब 1971 में इसके 2 हिस्से हुए थे, हमने बांग्लादेश बना दिया था। अब की बार मुझे लगता है बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब। टाइम ये आ गया है, अब हमें ये कहना चाहिए, अगर हमने लड़ाई लड़नी है तो पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान को हमने लेना है। लेकिन तो ये जरूरी है। प्राइवेट मिलिशिया का इस्तेमाल रूस ने भी तब किया जब जंग बहुत लंबी खिंच गई और दोनों तरफ से बहुत सैनिक जो है वो मारे जा रहे थे। उस वक्त वो हालात थे। यहाँ तो जंग की आहट हुई है केवल, और अभी से प्राइवेट मिलिट्री को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अभी तो करवट बदली भी नहीं है भारत ने। जब करवट बदलेगा, अभी तो सिर्फ बातचीत हो रही है। इतना घबराया है पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊं, मुशर्रफ कहते थे कि 3 वहां पे हैं लोग, एक तालिबान जो उनके मदरसों से बने जिसको तालिबान कहते हैं, मुजाहिदीन जो सेंट्रल एशिया से लोग आए उनको उन्होंने तैयार ट्रेन किया, और तीसरे थे मर्सनरीज जिसके साथ मुशर्रफ खुद कांटेक्ट में रहा और उसने पूरी लड़ाई लड़वाई। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये पूरा का पूरा उसका कहना था, उसने आउटसोर्स किया, ये सारा का सारा आउटसोर्स किया रूस के साथ लड़ने के लिए और सोवियत यूनियन का कम्युनिज्म को हराने के लिए। कहता आज कम्युनिस्ट तो चले गए, अमेरिका वापस आया, पर ये जो 3 संस्थाएं हैं, ये बड़ी बड़ी आतंकी संगठन, तालिबान और मुजाहिदीन और ये मर्सनरीज आज भी पाकिस्तान में है, और उनकी तादाद
1.5 लाख के आसपास है। 1.5 लाख की तादाद अभी भी है, उनको यही नहीं मालूम चल रहा है। उसके कारण आज भी पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो इन सब के कारण। एक बात बस मैं कहूंगा, ये सारा इंडिकेट करता है कि उनके फौज में स्ट्रक्चरल वीकनेस कितनी ज्यादा है। अगर आपको ऐसे डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने वाइटल इंस्टॉलेशंस की, ये जो हमला किया गया था ये शायद मुनीर ने बैठे बैठे अपनी सोच को किया था, और उससे जो रिपरकशंस हो रहे हैं उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में एस्केलेशन लैडर पूरा बना हुआ है और हम इनको तब तक करते रहेंगे जब तक विक्ट्री हमारी नहीं होगी। प्लीज रिमेंबर 1971। सियालकोट बॉर्डर पर लेकिन खूब गहमा गहमी है, ये पाकिस्तानी ही कह रहे हैं। सियालकोट बॉर्डर पर ही पाकिस्तान की पोस्ट को उसके फौजी खाली करके